नमस्कार दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का लेक्चर लेकर आए हैं। बायोलॉजी में स्केलेटन सिस्टम अर्थात कंकाल तंत्र। इसके पहले हम बायोलॉजी में हार्ट का विधिवत अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद हम स्केलेटन सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। स्केलेटन सिस्टम अर्थात कंकाल तंत्र क्या होता है? हड्डी यानी अस्थियों का जो तंत्र होता है, उस पूरे तंत्र को हम कंकाल तंत्र बोल देते हैं। अब देखिए, कंकाल क्या होता है? कंकाल यानी पूरे शरीर का एक ढांचा होता है जिस पे हमारा से पूरा शरीर टिका हुआ होता है, बना हुआ होता है। सपोज दैट अगर कंकाल तंत्र नहीं होता तो ये जो मसल्स हैं, उपास्थियाँ हैं यानी कार्टिलेज और मसल्स, ये किसके सहारे खड़े होते? तो इनको जिसके सहारे खड़ा होना है, जिसके सहारे खड़े हैं, उसे कंकाल कहते हैं। वो हड्डियाँ हैं और वो हड्डियों का एक पूरा जाल है, तो उस पूरे जाल को कंकाल तंत्र बोल देते हैं। ठीक, अगर बात की जाए कंकाल तंत्र में कि इनका अध्ययन किस में करते हैं, तो कंकाल तंत्र अर्थात स्केलेटन सिस्टम का जो अध्ययन है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक, ऑस्टियोलॉजी में हम कंकाल तंत्र का अध्ययन करते हैं। साथ ही आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी जीवधारी होते हैं उनमें जितने भी स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी यानी इंग्लिश में बोलते हैं ममल्स की पहचान क्या होती है? बाल और कान। जिस भी जीव के बाल और कान नज़र आ जाएं आपको, तो ये बोल दो कि वो स्तनधारी जीव है यानी ममल्स है। चाहे चूहा ले लो, बिल्ली ले लो, कुत्ता ले लो, गाय ले लो, भैंस ले लो, हम इंसान को ले लो, बाल हैं, कान है। तो जिनके भी मछली यानी व्हेल एक स्तनधारी जीव है, तो वो भी क्या है? उसके कान और बाल हैं। इस प्रकार अगर जिस जीव को भी आपको बाल और कान नज़र आ जाएं, तो ये बोल दो तुरंत कि ये कैसा जीव है? स्तनधारी जीव। स्तनधारी क्या होते हैं? वे जीव जो बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते, बच्चे को जन्म देते हैं और अपने दूध पिलाते हैं, या वे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं। क्लियर? जैसे गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, ये सब क्या है? ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो ये क्या है? स्तनधारी जीव। क्लियर? चलिए आगे। अब देखते हैं कि स्केलेटन सिस्टम होता क्या है, अर्थात कितने प्रकार का होता है। तो बात अगर स्केलेटन की जाए तो स्केलेटन सिस्टम जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है इंडोस्केलेटन, दूसरा होता है एक्सोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन वे होते हैं अंतः कंकाल को हम इंडोस्केलेटन बोलते हैं, बाह्य कंकाल को एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। चलिए देखते हैं। इंडोस्केलेटन इसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। क्लियर? इंडोस्केलेटन यानी इसको बोलते हैं अंतः कंकाल हिंदी में, वैसे भी इंग्लिश वर्ड बहुत ज़रूरी है। और इसको बोलते हैं बाह्य कंकाल। क्लियर? अब आप सोच रहे हैं कंकाल यानी हड्डियाँ, ऐसी कौन सी हड्डियाँ हैं जो बाहर भी हैं? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो बाल है आपका, ये बाह्य कंकाल अर्थात बाह्य हड्डी के अंतर्गत आता है। हड्डी यानी अस्थि। किसी भी सब्जेक्ट की यानी किसी भी विषय की भाषा का बोध होना बहुत ज़रूरी है। रीजन आप देखिए, जो हम आम बोलचाल की भाषा होती है हमारी, ऐसे उसमें कोई भी भाषा हम मिक्स कर लेते हैं, चाहे जल बोल लें, चाहे पानी बोल लें, या खाना बोल लें, या कुछ भी बोल दें आप, तो वो मिक्सअप हो जाती है। ठीक है, रीज़न ये है कि वहाँ पर कोई विषय, स्पेशली किसी विषय की हम भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जब कोई विषय पढ़ते हैं, जैसे ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसकी अलग भाषा होती है, कटबंध बोलेंगे। लेकिन वहीं पर अगर मैथ पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्षेत्रफल बोलेंगे। ठीक, लेकिन वहीं पर कोई दूसरा हिंदी तो क्षेत्र बोल देंगे। ठीक, ऐसे बायो में क्या है, ऐसे हम हड्डी बोलते हैं, लेकिन बायोलॉजी अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर अस्थि का इस्तेमाल करेंगे हिंदी में। ये सारी चीज़ें यानी किसी भी विषय को पढ़ने के लिए उस विषय की विषय वस्तु आपको पता होनी चाहिए, अर्थात उसके विषय की उस विषय भाषा क्या है, उसकी भाषा शैली क्या है, इन सब चीज़ों का भी आपको बोध होना चाहिए, जिसकी वजह से समस्याएं आपको क्रिएट नहीं होंगी। अगर जब भी आप मेंस से पहुँचेंगे तो मेंस पे यही सब चीज़ें होती हैं कि जिस विषय में आप लिख रहे हैं उस विषय को आपको बोध भी है कि नहीं है। लिख तो सब भी लेते हैं,
यही सब चीज़ें देखी जाती है। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी के बारे में लिख रहे हैं, तो ज्योग्राफी में आप कौन कौन से टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन शब्दों के इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं आप ज्योग्राफी। वहाँ पर लिखना कटिबंध, आप लिख रहे हैं क्षेत्रफल, क्षेत्र लिख रहे हैं, ओष्ठ क्षेत्र, ओष्ठ कटिबंध की जगह आप लेना है गर्म क्षेत्र। तो यही सब चीज़ें वहाँ पर देखी थी। आप कहते हो कि अरे मैंने लिखा तो अच्छा था, लिखा भी सही था, लेकिन आपने उस विषय वस्तु, उस विषय का जो विषय की जो भाषा है उसको आपने दरकिनार कर दिया, उसको हाशिए में डाल दिया आपने। ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। और लिखते तो सभी वही है जो पूछता है, बशर्ते पास वही होते हैं जो उस विषय की भाषा का बोध रखते हैं। समझ गए? आगे तो इसलिए आपको किसी जो भी विषय पढ़े, इसलिए जब भी मैं कोई भी विषय पढ़ाता हूँ उस विषय की भाषा को आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, ताकि आपको आगे चलकर मेन सेंस में बैठने तो आपको प्रॉब्लम ना हो। बाह्य कंकाल के अंतर्गत हम क्या देखेंगे? पहले बाल को शायद इंग्लिश में हेयर बोल देते हैं। नाखून को नेल्स बोल देते हैं। फिर खुर होते हैं जानवरों में, वो भी बाहरी होते हैं, इंग्लिश में बोल देते हैं हूफ। वहीं पर बाल, नाखून, खुर, पंख क्या है? एक प्रकार के बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है, जो कि पक्षियों को क्या देता है? सुरक्षा प्रदान करता है। पंख को बोलते हैं विंग। ठीक, आगे समझ में? अब देखो, अब आपको कहोगे यार बाल का कौन सा काम है? बाल तो केवल रंगबाजी मारने के लिए होते हैं, स्टाइल बनाने के लिए होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़कियों के लिए देख लें कम से कम 100-150 स्टाइलें हों, फिर भी कम हो जाएंगे। लड़के भी इस समय 50-50 स्टाइलों यानी हेयर स्टाइल के क्लब तक पहुँच चुके हैं, 50 मार चुके हैं, या बधाई के पात्र हैं लड़के भी। ठीक है, वही बाल आपके आईब्रो में भी होते हैं। अगर आईब्रो में बाल ना हो तो आईब्रो भी सेट नहीं होंगे, तो वो भी एक खर्चा बच जाएगा। लेकिन आईब्रो के लिए भी स्पेशली कहो 100-150 आईब्रो से स्टाइल्स हों। इसी आज तो लड़कों में इस आईब्रो सेटिंग चलती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ चलेगा। तो बाल जो है ना, हम क्या है, खुदा ने यानी भगवान ने हमारे शरीर में बाल कम कर दिए हैं, सिर्फ सिरफे ही हैं ज़्यादातर, लेकिन वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। रीज़न है जो चीज़ का इस्तेमाल इंसान नहीं करता है या प्रकृति नहीं करती है, खुदा उसको उससे धीरे धीरे लेना शुरू कर देता है। जैसे इंसान के पूँछ की इस्तेमाल कुछ नहीं था, एक फर्जी था, उसने धीरे धीरे इंसान की पूँछ निकाल दी, ख़त्म कर दी। वैसे ही इंसानों को खुदा ने देखा, रहे ये तो बहुत बुद्धिमान है, इसने तो बाल से ज़्यादा कपड़े पहन रखे हैं, इसके लिए बाल क्या इस्तेमाल, इसलिए इंसानों के यानी मानव प्रजाति से उसने बाल लेने वापस कर दिए। वहीं पर बंदर देखिए, गाय देखिए, भैंस देखिए, कुत्ता देखिए, बिल्ली देखिए, और जितने भी आप बर्फीले क्षेत्र यानी शीतकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाएंगे, ठंडे एरियाज में, वहाँ पर आप देखिए जितने जानवर होंगे उनके ज़बरदस्त बड़े बड़े बाल होंगे। रीज़न ये है क्योंकि उनकी सुरक्षा उनके बाल ही हैं, उनके शरीर का टेम्परेचर बाल ही मेंटेन रखेंगे, वो उस ठंडी से निपट सकें, उस ठंडी ऋतु से संभल सकें, इसलिए उनको बाल बड़े हैं। ठीक है, हमारे यहाँ के बाल छोटे हैं। जिस कुत्ते के बाल हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े हैं, वही कुत्ता जब आप बर्फीले क्षेत्र में जाओगे तो इतने बड़े बड़े बाल मिलेंगे, क्योंकि बाल ही उनके शरीर की सुरक्षा है। अगर बाल नहीं होंगे तो उनके शरीर पे इतने ज़्यादा गंदगी फैल जाएगी, और साथ ही वायरस लग जाएंगे, जिसके उनके शरीर में तरह बेतरह बीमारियां हो जाएंगी, वो मर जाएंगे। इसलिए इस सब चीज़ इनकी स्किन यानी उनकी त्वचा को बचाने के लिए भगवान ने इतने बड़े बाल दिए हैं। साथ ही उनके शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए ठंडी, गर्मी, जाड़ा, बारिश सब कुछ वो सह लेते हैं, इसीलिए। ठीक है, आया समझ में? तो अगर बात की जाए बाल और नाखून की, तो बाल और नाखून जो हैं वो आपके केराटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। अक्सर पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। केराटिन, एक काइटिन होता है, एक केराटिन होता है, तो आपको दोनों में डिफरेंस पता होने। बाल और नाखून किसके बने होते हैं? केराटिन के बने होते हैं। क्लियर? नाखून, ये जो नाखून है, अगर ये नाखून नहीं हो, अगर ये नाखून नहीं हो तो आप इन उंगलियों से कोई काम नहीं कर पाएंगे। रीज़न, ये बहुत ही सॉफ्ट स्किन होती है, बहुत ही मुलायम स्किन होती है, मांस है। ठीक है, इससे आप क्या उठा पाओगे? कुछ उठा पाओगे? अगर नाखून हटा लिया जाए, जिससे वैसे भी जब भी आपके नाखून निकल जाता है, कि किसी कारण टूट जाता है, निकल जाता है, तो आप उस उंगली से बहुत कम काम कर पाते हैं। रीज़न, क्योंकि आपकी उंगली उतनी ज़्यादा मजबूत ही नहीं रहती कि कोई भी चीज़, कठोर चीज़ उठा सके। इसीलिए नाखून का बहुत बड़ा रोल है। अगर नाखून नहीं होते तो इन उंगलियों से वो काम हम नहीं कर सकते थे जो कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए नाखून भी क्या है, एक सेफ्टी का काम करते हैं हमारे। आया समझ में? आगे खुर, हुफ। भाई इंसान के पास
खुदा ने इंसान को जो पैर दिए हैं, इंसान ने अपने लिए जूते चप्पल बनाए, लेकिन किसी जानवर के लिए आप जूते चप्पल बनाए नहीं, तो खुदा ने जानवरों को क्या दे दिया, खुर दे दिया। इतने मजबूत खुर दिए हैं, या कांटे हों, झाड़ियाँ हों, कुछ भी हो, वो चल दे जाएंगे, चले जाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको लगेगा ही नहीं कि हम चल भी रहे हैं। ठीक है, चाहे सॉफ्ट जगह हो, चाहे सॉलिड जगह हो, कहीं भी आ जा सकते हैं। इसलिए जो खुर होते हैं वो क्या एक प्रकार के बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। क्लियर आया समझ में? वहीं पर पंख जो होते हैं, पक्षियों के पंख सिर्फ उड़ने के लिए नहीं होते हैं। पंख का काम सिर्फ उड़ना नहीं है, वो पंख है, पंख का काम है उनके शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। मेन काम है शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। समझ गए? क्या काम है? शरीर को सुरक्षा प्रदान करना पंख का काम है। वो तो लगे हैं तो उड़ने का काम आ रहा है, नहीं तो उनका सिर्फ काम है सुरक्षा प्रदान करना। या उनके जो पंख होते हैं वैक्स के बने होते हैं। ठीक है, वैक्स के। क्लियर है? सॉरी, वैक्सिंग के। ठीक है, आप देखिए बारिश वारिश होती है, ऐसा झिटक देते हैं, सारा पानी निकल जाता है, क्योंकि वैक्स का बना होते हैं उनके पंख, वैक्स के। ठीक, ऐसा नहीं। इसलिए पंख हम क्या है, सुरक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक, ऐसा नहीं। आगे अब देखिए, जो हड्डियां हैं, जैसे जो लड़कियां हैं, अगर किसी बॉडी को जलते हुए देखा है तो उससे गंध आती है, और लड़के और के किसी के बॉडी के अंतिम संस्कार में तो जाते ही रहते हैं, तो उनको पता ही है, तीखी गंध आती है। अरे हड्डी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो जलती है, तो अस्थियों में ऐसी कौन सी चीज़ जो जलती है तो तीखी गंध आ देते हैं। एक्चुअली में जो हमारी अस्थियाँ होती हैं ये ओशिन प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? ओशिन प्रोटीन के। जो प्रोटीन होता है ये अमीनो नामक एक एसिड से बना होता है। किससे? अमीनो नामक एक एसिड से बना होता है। और अमीनो नामक एसिड जब अस्थियाँ जलती हैं, तो जब जलता है तो अमीनो नामक एसिड में सल्फ़र पाया जाता है, और वो सल्फ़र के जो ऑक्साइड हैं, जब वो सल्फ़र जलता है तो या तो SO2 या SO3 में कन्वर्ट हो जाता है, और सल्फ़र के ऑक्साइड जब जलते हैं तो बहुत तीखी गंध देते हैं। इसीलिए जब भी बॉडी जलती है तो उसकी जो अस्थियाँ जब जलती हैं तो उससे बहुत तीखी गंध आती है। तो किसकी गंध होती है? सल्फ़र की गंध होती है। ठीक, सल्फ़र डाइऑक्साइड या सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। क्लियर? आगे समझ में? वहीं पर अगर ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो, तो अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो तो इतनी ज़्यादा गंध अंदर नहीं आती। आगे समझ में? गंध क्यों आती है? सल्फ़र की वजह से आती है। दूसरी चीज़, बात अगर कॉकरोच की जाए, कॉकरोच एक ऐसा जीव होता है जो काइटिन का बना होता है। किसका? इसमें काइटिन पाया जाता है, काइटिन बनाया जाता है काइटिन नामक प्रोटीन से। और काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है। काइटिन कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? इंस्टेंट एनर्जी, यानी तत्काल, यानी तुरंत आपको शरीर में के ऊर्जा की अगर ज़रूरत है तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। आप देखिए मैच देखते हो तो जब प्लेयर परेशान हो जाते हैं या थक जाते हैं या रनिंग जो करते हैं थक जाते हैं, उनको तो हम बोतल लेके जाते हैं। बोतल में कार्बोहाइड्रेट युक्त पेय पदार्थ होता है, तो उस पेय पदार्थ को जब पीते हैं तो उनको तुरंत उन्हें एनर्जी मिल जाती है। जिसकी वजह से जब उन्हें एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी मेंटेन करता है, तो कॉकरोच में जो काइटिन पाया जाता है वो एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है, या काइटिन कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत होता है, ये बोल दो। ठीक, तो इस प्रकार से कॉकरोच जो है, जो आपके हमारे जो कमांडोज होते हैं, सैनिक वैनिक होते हैं, ये जंगल वंगल में जब इनको भेजा जाता है तो उसको ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है जब भी कॉकरोच मिले तो उसके टांग वांग निकाल दो, सिर बाहर कर दो और निकाल के और बढ़िया कुरुर खा जाओ चबा के बढ़िया से, क्योंकि तुरंत आपको एनर्जी मिलेगी। चीन में क्या होता है? चीन तो एक ऐसा देश है जहाँ कुत्ता बिल्ली बंदर कुछ भी खा जाता है, मतलब कुछ भी खा जाए नामक कौन सा देश है? तो चीन। जैसे कौन से प्राणी जो कोई भी चीज़ खा जाते हैं वो चाइनीज है। तो चलिए, तो चाइनीज क्या है, वहाँ पर कॉकरोच की जो फार्मिंग है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, इनकी ग्रोथ की जा रही है, ताकि इनकी फार्मिंग गवर्नमेंट काफ़ी सहूलतें दी जाती है, कई प्रकार की सब्सिडीज़ देती है ताकि लोग इसकी खेती वेती करें और भारी ज़्यादा मात्रा में करें। वहीं पर अगर एशिया में और एक देश है इराक, ईरान में इसको काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है सरकार की तरफ से कॉकरोच की फार्मिंग के लिए। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि कॉकरोच में क्या है, इंस्टेंट एनर्जी मेंटेन होती है, तुरंत खाओ, मैंने पैर निकाल दो और सिर निकाल दो और कुरुर खा जाओ बढ़िया मज़े से।
आ गया। और कॉकरोच नामक एक ऐसा जीव होता है, एक सवाल आता है कि ऐसा कौन सा जीव होता है जिससे सिर्फ लड़कियां डरती हैं, ऐसा कौन सा जीव? तो एकमात्र जीव है कॉकरोच है। और ऐसे नहीं, लड़कियां तभी डरती हैं जब कोई लड़का उड़का देख लेती हैं, ओ माय गॉड कॉकरोच, तो तभी डरती हैं। ऐसे तो जैसे अकेले हैं तो कॉकरोच देख ले, उठाएंगी, टांग निकालेंगी, फिर अलग कर देंगे और खा जाएंगी। उनको पता है लड़कियाँ बहुत चतुर होती हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो निकाल के कुरु 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 खा जाएंगी। देखो इसीलिए देखो लड़कियों में ताजगी बनी रहती है, यही रीज़न है कि बर्तन वर्तन मानती रहती हैं, कॉकरोच आया निकाला खा गए, तो इसीलिए उनको भूख खा लगती है। चलिए आज जोकिंग मजाक के तौर पर ये भी ज़रूरी है, ठीक। आज समझ। अब चलते हैं, अब हम देखते हैं इंडोस्केलेटन। बायोस्केलेटन के अंतर्गत मनुष्य की बात कीजिए, 2 बाल और नाखून, जानवरों में खुर, पक्षियों में पंख। ये क्या है? एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत आते हैं। बात अगर इंडोस्केलेटन की जाए, अंतःकंकाल तंत्र, तो अंतःकंकाल तंत्र के अंतर्गत 3 चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। कौन कौन से? बोन यानी अस्थि, कार्टिलेज यानी उपास्थि, कार्टिलेज और मसल्स। बोन को बोलते हैं अस्थि, अस्थि को बोलते हैं हड्डी, कार्टिलेज को बोलते हैं उपास्थि, मसल्स को बोलते हैं मांसपेशियाँ। क्लियर? समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, रिपीट करके रिवाइज कर करके पढ़ते रहो, लेक्चर को पॉज कर करके लिखते भी रहो, पेन और कॉपी लेकर बैठा करो और जो समझ में ना उसको लिखते रहो, ठीक है। और रिवाइज पर डे कियो करो, ठीक है। आए समझ में? आगे अगर बात हम यहाँ पे कार्टिलेज ख़त्म कर दें, जो आपके नाक और कान होते हैं ये कार्टिलेज के बने होते हैं। कार्टिलेज यानी कि ऐसे अंग होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी आसानी से मुड़ सकते हैं। जैसे कान कैसे मोड़ो, ऐसे मोड़ो, चाहे ऐसे मोड़ो, चाहे वैसे मोड़ो। नाक चाहे ऐसे मोड़ो, चाहे ऐसे मोड़ो, चाहे ऐसे, चाहे। अरे क्यों? भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान को पता था ये जो मनुष्य है ना, ये बहुत चतुर है, इसको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा तो स्कूल जाना पड़ेगा। तो वो पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है खुदा कि बहुत ज़्यादा उसके पास दिमाग है। तो उसने कहा कुछ जो कान वान है मास्टर साहब पकड़ेंगे, और सपोज दैट टूट गया तो एक तो लड़का 5-6 दिन बढ़िया, कहा महीनों प्लास्टर चढ़ जाए तो छुट्टी पा जाए, इसलिए छुट्टी भी ना पाए और पढ़ाई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो उसने कार्टिलेज से बना दिया, यानी उपास्थियों से बना दिया। क्या किया उसने? उपास्थियों से बना, चाहे मास्टर साहब ऐसे खींचे, चाहे ऐसे खींचे, चाहे ऐसे खींचे, चाहे जैसे खींचे, टूटना उठना है नहीं। और सपोज दैट मान लो अगर ये हड्डी का होता है, आप सो रहे हैं और कान ऐसे दब गया, टूट गया, अब अगले दिन उठे प्लास्टर चढ़ गया, इतने बड़े कान में इतना बड़ा प्लास्टर, यार ये भी क्या अजीब चीज़ थी। उसने कहा नहीं ये गड़बड़ है, ठीक। इसलिए कान वान क्या उपास्थियों बना। नाक सपोज दैट सो रहे हो, किसी ने ऐसे पकड़ लिया, अब नाक ही टूट गई, और फिर नाक में इतनी बड़ी नाक, ऐसा प्लास्टर चढ़ गया तो खा पी कैसे पा गया, यहाँ पे तो दिक्कत हुई। इसलिए उसने कहा चलो नाक वाक और कान वान कार्टिलेज में। छोटे बच्चों को हम प्यार से बहुत अच्छा खिलाते हैं और ज़्यादातर नाक ही पकड़ते हैं, नाक और ये करते रहते, खिलाते रहते हैं, प्यार किया करते हैं। नाक टूटनी नहीं पता है, क्योंकि नाक की हड्डियाँ हैं या तो सारी उपास्थियाँ हैं, ठीक। आगे समझ में कार्टिलेज किस चीज़ कौन कौन से हैं? कान और नाक स्पेशली ये कार्टिलेज के बने होते हैं, उपास्थि बने होते हैं। अब हम देखते हैं बोन में। कार्टिलेज यानी कैल्शियम के बने होते हैं, ठीक है। पूछ लीजिए कार्टिलेज यानी उपास्थि किस चीज़ के बने होते हैं? कैल्शियम के बने होते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे बोन का। अगर बात की जाए हड्डियों की तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक्सियल, एक होती है एपेंडिकुलर। सॉरी, एक्सियल बोन और एक होते हैं एपेंडिकुलर बोन। एक्सियल बोन के अंतर्गत, एक्सियल बोन समझते आप? सिर,
ये सपोज दैट सिर है, ये गर्दन है, गर्दन के नीचे रीढ़ है आपकी यहाँ तक, उसके नीचे फिर ये हड्डी, फिर हड्डी, फिर ये एक टेल वाली हड्डी, यहाँ से पूंछ निकलते थे आपकी, ये शायद नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ सिर से लेकर ये आप देखिए, आप अपना हाथ पीछे रीढ़ वाली हड्डी में ले जाए और रीढ़ वाली हड्डी में सबसे नीचे तक हिप बोन तक ले जाएं। हिप बोन के नीचे तक आप जाएंगे तो जैसे ही देखेंगे एक ऐसी हड्डी है जो नीचे से नुकीली टाइप बनी हुई है, उसके आगे उसके में कोई भी हड्डी नहीं है, तो वो टेल बोन बोलते हैं उसको, पूँछ वाली हड्डी। पूँछ वाली हड्डी, आप पूँछ नहीं है, हड्डी बची है, जाके जानवरों में इसी में पूँछ लगी होती है, ठीक है। तो ये पूँछ वाली हड्डी से लेकर ऊपर खोपड़ी तक के जितने भी हड्डियाँ स्कल तक, इसको हम बोलते हैं एक्सियल बोन। आगे समझ में, यानी इस पूरे एरिया को लेकर ये पूरा एरिया और यहाँ तक पूरा, इसको क्या बोल देते हैं, एक्सियल बोन। आगे समझ में, आगे अब देखते हैं एक्सियल बोन में कौन कौन से होती हैं, कौन कौन सी पढ़नी है हमें। चलो सबसे पहले हम स्कल की पढ़ते हैं। स्कल यानी खोपड़ी, इस पूरे यानी ये यहाँ से लेकर ये टुड्डी से लेकर ये पोसिर, इसको हम खोपड़ी के अंतर्गत पढ़ लेते हैं, यानी स्कल के अंतर्गत। एक्सियल होते हैं 80, अपेंडिकुलर होते हैं 126, जो कि मिलाकर हो जाएंगी 206, टोटल 206 हड्डियाँ होती हैं, समझ गए। अब एक चीज़ जान लो, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है यानी नवजात शिशु, न्यू बॉर्न बेबी उनको 350 हड्डियाँ होती हैं, ये 350 प्लस हो जाती हैं। लेकिन जो फ्यूजन बेबी होते हैं उनको हो जाती 300 हड्डियाँ। लेकिन जो एडल्ट कैंडिडेट होते हैं उनके हो जाती बच्ची 206 हड्डियाँ। आगे समझ में आ गया? चलिए आ गया तो अच्छी बात है। वहीं पर किसी भी बच्चे की लंबाई किस पर डिपेंड करी, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो जैसे सपोज दैट कोई लड़का आ जाए, पूछे कि सर मेरी लंबाई कितनी अभी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? तुक्का मार दूँ, कहो भविष्यवाणी कर दूँ? रुक जा बेटा, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, तेरी हाइट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अब तेरी जा, मेरी बात हो चुकी है भगवान से, तेरी हाइट बढ़ेगी, ठीक? ऐसा नहीं है। सिंपल सा रीज़न है, जो हड्डी की सिराएँ होती हैं, अस्थियों के जो सिर होते हैं, उन सिरों को देखा जाता है। कैसे? सपोर्ट जैसे हाथ और पैर का हम एक्सरा करा लें, ये हड्डी है, ये तो हड्डी के बीच में ये वाला एरिया खाली होता है, ये सिराएँ होते हैं, सिर होते हैं हड्डी के। तो ये वाला एरिया जो खाली होता है, इसमें ऐसे एक लिक्विड भरा होता है। तो जब एक्सरा करोगे तो अगर इस वाले एरिया में डार्कनेस ज़्यादा है, डार्कनेस ज़्यादा यानी गहरा ज़्यादा है, तो मान लो यहाँ पर कैल्शियम जम चुका है। जब हड्डी की सिरा में कैल्शियम जम जाए तो ये मान लो कि अब उस बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी। वहीं पर अगर इस वाले एरिया में डार्कनेस कम है, डार्कनेस कम है, तो ये बता दो कि भैया तेरी हाइट अभी बढ़ेगी, तू फौज में भर्ती हो जाएगा क्योंकि तेरी हाइट बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हाइट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। दूसरी चीज़, जो हड्डियाँ होती हैं, जो कंकाल होता है, अगर दो कंकाल आपके सामने रख दिए जाए, आपसे कहा जाए कि आप बताएं इसमें फीमेल स्केलेटन कौन सा है और मेल स्केलेटन कौन सा है, फीमेल कंकाल तंत्र यानी महिलाओं का कंकाल तंत्र कौन सा है और पुरुष का कंकाल कौन सा है, तो आप कैसे बताएंगे? जो महिलाओं का कंकाल होगा उसकी जो हड्डियाँ होंगी वो चिकनी होंगी, वहीं पुरुष का जो कंकाल होगा वो खुरदरा होगा। इससे पता लगता है कि ये पुरुष का है और ये महिला का है। भाई महिलाओं का सिंपल सा है, चिकना होगा। भाई इतनी ज़्यादा क्रीम लगाती, इतना ज़्यादा मेकअप करती, इतना ज़्यादा क्या करती हैं, फेयर एंड लवली लगाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से भाई सब कुछ हड्डियाँ सोख लेती हैं, तो क्या हड्डियाँ चिकनी होंगी? पुरुष बेचारा कहाँ आदमी के पास कहाँ इतना टाइम है कि फेयर एंड लवली लगाए, तरह बेतरह क्रीम लगाए, फेशियल करे, फेस वॉश करे, इतना टाइम कहाँ इंसान के, पुरुष के पास। महिला के बाद ये टाइम ही टाइम है, ठीक है, इसलिए उनकी हड्डियाँ चिकनी होती हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो मजाक ले कर रहा था। ऐसे ही महिलाओं की हड्डियाँ चिकनी होती हैं, पुरुष की हड्डियाँ थोड़ी खुरदरी होती हैं, चिकनी नहीं होती। इससे ही पता चल जाता है कि पुरुष की हड्डी है और महिलाओं की हड्डी है, ठीक है। आगे समझ में? आगे अब देखते हैं हड्डी, बोन 80 होते हैं। सबसे पहले हम गिना देते हैं आपको स्कल की,
स्कल यानी खोपड़ी, स्कल के इस जो छत होती है यानी खोपड़ी की जो छत होती है इसको बोलते हैं क्रैनियम। क्या बोलते हैं? क्रैनियम। हमारी जो खोपड़ी की छत होती है इस क्रैनियम में टोटल 8 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 8। स्कल में 29 टोटल हड्डियां होती हैं। इस पूरे एरिया में, गर्दन को छोड़ दो, इस पूरे एरिया में 29 हड्डियां होती हैं, वहीं मैं गिनाऊंगा। 29 होती हैं स्कल, क्रैनियम में 8। स्कल के अंतर्गत आपका फेस आएगा, फेस में 14, 14 8 22। फेस स्कल के अंतर्गत आपका आएगा ऑडिटरी ऑसिकल्स, ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स यानी ऑडिटरी मीन्स होता है कान, ऑसिकल्स एक हड्डी की ही यानी हड्डी की ही मीनिंग है, तो इसके लिए इसको बोलते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स के अंतर्गत आपकी हड्डियाँ आती हैं टोटल 6 भाई, 3 इस कान में 3 इस कान में। देखो एक शॉर्ट ट्रिक होती है इनको याद करने के, मेलियस, इनकस, स्टपेज। देखा, मिस एक शॉर्ट ट्रिक होती है कान की। ये तीनों हड्डियां कान में पाई जाती हैं। मिस, मेलियस, इनकस, स्टपेज, ये तीनों हड्डियां कान में पाई, 3 इस कान में 3 इस कान में, टोटल 6। क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब देखो फिर क्वेश्चन पूछता है कि पूरे शरीर में ऐसी कौन सी हड्डी है जो जन्म के बाद जिनका कोई विकास नहीं होता या जन्म से ही पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। जन्म से ही पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, यानी जन्म के बाद उनमें कोई भी ना टूटती है, ना फूटती है, ना जुड़ती हैं, किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जन्म से ही पूर्ण विकसित होती हैं। तो कान की हड्डी ऐसी होती हैं तीनों जो जन्म से पूर्ण विकसित होती है। क्वेश्चन बनेगा निम्न से कौन सी पूर्ण विकसित हड्डी नहीं है? तो मेलियस, इनकस, स्टेपीज, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, वही टिक करना है, ऑप्शन डी टिक करना है, इनमें से कोई नहीं। या जो वहाँ पर ऑप्शन में रख दें, कहाँ रख दें, क्रैनियम रखा और रख दें, तो आपको पता है कि भाई ये 3 नहीं है, तो वो ही जो एक बची है वही होगी। तो मेलियस, इनकस और स्टेपीज, ये 3 हड्डी ऐसी हैं जो जन्म से ही पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। क्लियर? अगली एक हड्डी आती है हायोइड। हायोइड में होता है कंठ, ये 1 होती है। क्लियर? हो गए 29, 14 8 22, 6 28 1 29 हो गई। स्कल में 29 हड्डियाँ होती हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? आगे, लेकिन इन्हीं 29 में एक हड्डी होती है जिसका नाम है मैंडिबल। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। क्या नाम है? मैंडिबल। मैंडिबल एक ऐसी हड्डी है पूरे स्कल की, यह उन 29 हड्डियों में जो एकमात्र जो कि गतिशील हड्डी है। ठीक है, गतिमान हड्डी है। कौन सी? मैंडिबल। अब कौन सी मैंडिबल होती है? ये वाली जो हड्डी होती है ये आपकी मैंडिबल होती है। और मैंडिबल जो होती है वो गतिशील होती है। ये पूरे एरिया से इससे टच होती है, इससे जुड़ी होती है। तो देखिए ये वाला, ये ऊपर नीचे होता है तो हम बोलते हैं, डोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ठीक है, तो बाकी चीज हिल रही नहीं हिल रही, हिल कौन रही है? तो ये इसको बोलते हैं मैंडिबल। इस बोन को बोलते हैं मैंडिबल बोन। तो मैंडिबल बोन एक ऐसे स्कल में स्कल बोन के अंतर्गत एक ऐसी बोन होती है जो गतिशील होती है। उन 29 हड्डियों में एक ऐसी हड्डी होती है जो क्या होती है? गतिशील होती है। ठीक, कौन सी? मैंडिबल। क्लियर? आगे इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अगला है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रल कॉलम मीन्स होता है रीढ़ की हड्डी। रीढ़, वर्टिब्रल कॉलम मीन्स होता है रीढ़। अब रीढ़ क्या होती है? अब देखो आप यहाँ से लेकर स्कल से निकल गर्दन वर्दन सारा एरिया ये रीढ़ के अंतर्गत आता है। यहाँ तक पूरा रीढ़ का एरिया होता है, कमर तक आकर रीढ़ होती है। वर्टिब्रल कॉलम मीन्स होती है रीढ़। इसकी एक ट्रिक होती है।
C7, ये 26 टोटल हड्डी होती हैं। C7, T12, L5, C1, S1। ठीक, ये टोटल हड्डियाँ होती हैं। क्रम थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये S1 होता है, ये C1 होता है। 12 7 19, 19 5 24, 24 2 26। ठीक, C से होता है सर्वाइकल। क्या होता है? सर्वाइकल, यानी गर्दन को इंग्लिश में, बायोलॉजी में सर्वाइकल बोलते हैं। ऐसे हम तो नेक बोल देते हैं, लेकिन बायोलॉजी में गर्दन को हम क्या बोलते हैं? सर्वाइकल बोल देते हैं। और जैसे किसी को गर्दन में कैंसर हो जाता है तो क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैंसर हो गया, ये बोलते हैं ना। तो सर्वाइकल यानी हमारी गर्दन में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 7 होती हैं। आप देखो, सर्वाइकल के अंतर्गत 7 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है, एक चीज़ आपको एक राज की बात बता दूं, जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं ना, स्तनधारी कौन से? जिनके बाल और कान हो वो स्तनधारी हैं। उन सभी के गर्दन में कुल 7 ही हड्डियाँ होती हैं। कितनी अचंभे की बात है, कितनी सरप्राइजिंग बात है। ठीक है, इससे भी ये क्लियर होता है। अब आप किसी की गर्दन काटोगे, गिनोगे, तब आप बताओगे भैया स्तनधारी हैं। ऐसा नहीं, नाक बाल कान देख लिया स्तनधारी हो गया। तो ये मान लो उसकी गर्दन में कितनी हड्डियाँ होंगी? 7 ही हड्डियाँ। चूहे से लेकर जिराफ तक, जिराफ में क्या होता है? इन 7 हड्डियों के बीच में गैपिंग थोड़ा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? तो थोड़ा लंबी गर्दन होती है। चूहे में क्या है? गैपिंग नाम मात्र होती है, जिसकी वजह से उनकी इतनी बड़ी गर्दन होती है। आगे समझ में? तो सर्वाइकल क्या बोलते हैं? गर्दन को बोलते हैं। लेकिन गर्दन यानी सर्वाइकल की जो 7 हड्डियाँ होती हैं, 1 2 3 4, तो जो पहली नंबर की हड्डी होती है उसको बोलते हैं एटलस। फर्स्ट बोन ऑफ सर्वाइकल वी हैव कॉल्ड एटलस। ठीक, सेकंड को बोलते हैं एक्सिस, एक्सिस। ठीक, ये दूसरे नंबर की, बाकी कुछ नहीं पूछाता है। तो एटलस क्यों नाम रखा गया? रोम के देवता है जिनका एटलस नाम था। आप देखिए, उन्होंने पूरी पृथ्वी को ऐसा दिखाया जाता है, उन्होंने ऐसे गर्दन पे रखा है। तो उसी नाम से इस सर्वाइकल की पहली बोन का नाम रख दिया गया है एटलस। क्लियर? आ गया समझ में? आगे टी फॉर थोरेशिक, टी फॉर थोरेशिक। टी फॉर क्या होता है भैया? थोरेशिक। थोरेशिक में 12 होती हैं। थोरेशिक क्या होती है? ये जो रीढ़ वाली हड्डी गर्दन के नीचे, इसके ये इसे उभरा हुआ होता है, इसके यहाँ से शुरू होता है थोरेशिक, सॉरी इसके नीचे से शुरू होता है। ठीक, तो आप देखिए ये ऐसे ऐसे बनी होती है हड्डियाँ। ये टोटल 12 होती हैं। इनसे क्या निकलती है? पसलियाँ इन्हीं से निकलती हैं। कितनी पसलियाँ होती हैं? 24 होती हैं। तो 12 इधर से निकलती हैं, 12 इधर से निकलती हैं। पसलियों को हुई इंग्लिश में हम रिब्स बोल देते हैं। तो 12 पसलियाँ इधर से, 12 पसलियाँ इधर से, टोटल कितनी पसलियाँ हो जाती हैं? 24। तो इसी प्रकार जो थोरेशिक होता है, थोरेशिक से कितनी होती है हड्डियाँ होती है थोरेशिक में? 12। और लेकिन 12 इधर से रिब्स निकलेंगी, 12 इधर से रिब्स निकलेंगी, टोटल कितनी हो जाएंगी? 24 रिब्स, यानी 24 पसलियाँ इस प्रकार से होती हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि निकलती तो थोरेशिक से हैं, लेकिन जुड़ती किससे हैं? तो जो हड्डी इसको रिब्स को जोड़ते हैं, यानी पसलियों को जोड़ते हैं, सामने वाली सीने वाली हड्डी जिस पे आकर ये सारे जोड़ते हैं, ये वाली हड्डी जिस पे आकर ये सब जोड़ते हैं, ये इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं स्टर्नम। क्या बोल देते हैं? स्टर्नम। तो स्टर्नम। क्वेश्चन बनता है कि रीढ़ की हड्डी किस हड्डी से निकलती हैं? तो थोरेशिक से निकलती है, लेकिन किस में आकर जुड़ते हैं? तो स्टर्नम। ये सामने वाली जो छाती जो होती है इसको स्टर्नम बोन बोलते हैं, लेकिन जहाँ से निकलते रीढ़ वाली हड्डी को इसको क्या बोलते हैं? थोरेशिक बोलते थे। ठीक, आया समझ में? आगे थोरेशिक हुआ। एल फॉर होता है लुम्बर। लुम्बर में 5 होती हैं। लुम्बर के अंतर्गत कितनी होती हैं? 5। लुम्बर क्या होती है? रीढ़ के नीचे की जो हड्डी होती है, अर्थात आप कमर के एरिया के पे पहुंच जाएं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लुम्बर। लुम्बर 5 होती हैं। ठीक, कितनी होती? 5। आप स्क्रीन में देखिए, स्क्रीन पे आती रहेंगे।
लुम्बर 5 होती हैं। वहीं पर एस मीन्स होता है आपका शक्रल, सेक्रल 1 होती है। सेक्रल कितनी होती है? 1 होती है। सेक्रल केवल 1 होती है। ठीक, वहीं पर 1 होती है कॉडल। कितनी होती है? कॉडल भी 1 होती है। आया समझ में? इतना समझ में आ गया? ठीक, तो कितनी हो गई? 26 से हो गई, 29 से हो गई। आगे चलते हैं। रिप्स और स्टर्नम, आगे देख लेते हैं। रिप्स और स्टर्नम, देखो रिप्स यानी पसलियाँ। ठीक, पसलियाँ कितनी होती? 24 होती है, मैंने आपको बता ही रखा है 24। स्टर्नम 1 होती है। 24 और 1 के कितनी हो गई? 25। अब इनको जोड़ लो। स्टर्नम जिससे पसलियाँ जुड़ती हैं आकर, थोरेसिक जिससे पसलियाँ निकलती हैं। टोटल कितनी हड्डियाँ? 29, 25 और 26 हो जाएंगी 80। हो गई इतनी। तो एक्सियल बोन टोटल 80 होती हैं। वो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे विद्युत तरीके से समझा दिया है। अब हम चलते हैं एपेंडिकुलर। किस में चलते हैं? एपेंडिकुलर में। इधर का काम खत्म है, इसको हम रफ कर देंगे। एपेंडिकुलर की बात की जाए तो एपेंडिकुलर बोन वे होती हैं जो हाथ और पैर को हम एपेंडिकुलर बोल देते हैं। ठीक, चलिए, यानी वच्छी कंकाल होता है ना, हाँ निरच्छी, ये अच्छी कंकाल होता है। एक्सियल बोन ये निरच्छी होता है। ठीक, आगे एपेंडिकुलर में सबसे पहले हम हाथ लेते हैं। हाथ का हम पहले चित्र बना देते हैं। कोहनी, कलाई, उंगली, 5। ठीक, चलिए, एक हाथ में 30 होती, दूसरे हाथ में भी 30 होती, 30 टोटल 60 होती हैं। क्लियर? चलिए, जो सबसे ऊपर वाला ये वाला जो हिस्सा होता है जिसको बॉडी बोलते हैं, आपके देखो बॉडी, इसको जो है इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोल देते हैं? ह्यूमरस। यहाँ पर 2 हड्डियाँ होती हैं ये, तो एक होती रेडियस, एक होती अल्ना। रेडियस अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना। ये जो कलाई जहाँ से मुड़ती है इसको बोलते कार्पस। इसको बोलते हैं मेटाकार्पस। ठीक, कार्पस, मेटाकार्पस। और जो उंगलियां वाली हड्डियां होती हैं इनको बोलते हैं फ्लेंजस। ठीक है, क्या बोल देते हैं? फ्लेंजस। तो याद करिए, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फ्लेंजस। ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फ्लेंजस। ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फ्लेंजस। साथ में बोलते रहिए, जहाँ पे भी आप जहाँ पे बैठे हो वहीं पर साथ में रिवाइज करते रहिए तो चीज़ें याद रहेंगी। ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फ्लेंजस। ठीक, इतना हुआ। ये हुई हाथ की। अब पैर की देख लो। एक्सियल के नीचे लिख रहा हूँ लेकिन एक्सियल की नहीं, हाथ, पैर। हाथ यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा तो अच्छा लगेगा मुझे, आपको समझाने में भी अच्छा लगेगा। हाथ में 60, पैर, एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30, टोटल 60। हाथ और पैर में बोन बराबर होते हैं।
गांठी यानी घुटना बोलते हैं, इसके आगे लेग, ये ठीक। अब देखिए ये होता है आपका फीमर। क्या होता है? इसको फीमर, घाटी के ऊपर वाले क्षेत्र को बोलते हैं फीमर, ठीक। इसको यहाँ पर दो हड्डियाँ होती हैं, जैसे वहाँ पर दो थी रेडियस अल्ना, यहाँ पर टिबिया फिबुला, टिबिया और फिबुला, फिबुला, टिबिया और फिबुला। क्लियर? क्वेश्चन पूछा था पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो स्टिपीज जो है पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, अगर मैंने वहाँ पर नहीं बताया तो यहाँ पर बता दे रहा हूँ। स्टिपीज जो कि कान की हड्डी थी, मिस बताया था शॉर्ट फॉर्म, मेलियस, मेलकस, मेलियस, इनकस और स्टिपीज। तो स्टिपीज ये है पूरे शरीर की सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी स्टिपीज, ठीक है। और वहीं पर जो आपकी टिबिया है, सॉरी फीमर, फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, ठीक, या ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी बोलेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से फीमर हमारे मानव प्रजाति की सबसे बड़ी हड्डी होती है। वहीं पर टिबिया और फिबुला में टिबिया सबसे मजबूत हड्डी होती है, पूरे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी टिबिया होती है। लेकिन जो फिर टिबिया फिबुला इसको बोलते हैं टॉर्सल्स, टॉर्सल्स, इसको टॉर्सल्स बोलते हैं, इसको बोल देते हैं मेटाटॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स, ठीक। इसको ही बोलते हैं फिलेंजस, फिलेंजस। क्लियर? आगे समझ। अब पैर की उंगलियों की हड्डियाँ सबसे कमज़ोर हड्डियाँ होती है। एक चीज़ ये भी जान लो, सबसे मजबूत हड्डी पैर की है फीमर, और सबसे कमज़ोर हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी पैर की है फीमर, यानी सबसे कमज़ोर हड्डी यानी वीक बोन इज ह्यूमन बॉडी, स्पेशली फिलेंजस, स्पेशली फुट फिलेंजस। जब फिलेंजस दो प्रकार से, हाथ फिलेंजस और पैर फिलेंजस दिया जाए तो आपको पैर फिलेंजस पे टिक करना, लेकिन अगर केवल फिलेंजस दिया जाए तो आपको फिलेंजस पे टिक करना है। क्लियर? आ गया समझ में? 60-60 120 बची 6। अब देखो आगे 6 कहाँ से लाते हैं हम। एक चीज़ और जान ले आप, जो क्या बोलते हैं इसको, हाथ जो होता है, क्वेश्चन बनता है कि जन्म के दौरान सबसे ज़्यादा हड्डियाँ किस अंग में होती है? तो हाथ में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ होती 54, एक हाथ में 54 हड्डियाँ होती हैं। आगे समझ में? एक हाथ में 54 हड्डियाँ होती हैं टोटल। क्लियर? तो जन्म के दौरान सबसे ज़्यादा किस अंग में हड्डियाँ होती है? वो हाथ में। देखो कैसे, आपको पता है जब हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है तो धागा या कलावा जिसको बोलते हैं बांधते हैं, ठीक। छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनको काफ़ी केयर करनी पड़ती है, काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, गिर न जाए, गिर जाएंगे तो कहीं हड्डी वड्डी, बहुत छोटी छोटी हड्डियाँ होती तभी तो जाके 350 प्लस होती, तो एक दूसरे से जुड़ करके बनती मजबूत हड्डियाँ, ठीक। तो यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर, ठीक। इसीलिए आप देखिए छोटे बच्चे अगर गिर गया तो सही से न किया जाए, न कराया जाए तो किसी का हाथ ऐसे हो जाता है, कहीं कुछ कुछ बच्चे को तो हाथ ऐसे, ये वाला ऐसे कराओ तो उभर के आगे आ जाता है, ये आगे वाला पीछे चला जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बोन डिसऑर्डर हो गया, जिसकी वजह से उनका हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो गया, या ये वाली हड्डियाँ रेडियस अल्ना देखिए यहाँ से मुड़ जाती है, ऐसे बैंड हो जाती है। ये सब उसी दौरान बच्चे ऐसे बचपन से ऐसे टेक लगा देते हैं, वह प्रेशर पड़ता है, जोर पड़ता है, दबाव पड़ता है, हड्डी बैंड हो जाती है। ये सारी चीज़ें, ठीक है समझ में? ये सारी चीज़ें तो बच्चों के इसलिए यहाँ पर कलावा बांधा जाता है, धागा बांधा जाता है, ताकि जो हड्डियाँ वो उसी सीक्वेंस से बनी रहें और उसी में जुड़ते हैं। जो ये जो हड्डी आपकी निकली यहाँ पर, आप देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं जहाँ जैसे उनमें हड्डी नहीं निकली होती, यही जब बड़े होते हैं तो एक दूसरे जुड़ने के बाद उभर कर बाहर निकल आती हैं। आगे समझ में? इतना सारा समझ में? आगे 120 हो गए, आगे चलते हैं। अब इसके नीचे अगर आप जाएंगे, ये वाली हड्डी, ये इसको बोलते हैं पेल्विक गार्डल। क्या बोलते हैं? पेक्टोरल गार्डल, पेक्टोरल गार्डल। इसको आप ये स्क्रीन पे देखिए चित्र आ गया, पेक्टोरल गार्डल, ये इसको बोलते हैं पेक्टोरल गार्डल। पेक्टोरल गार्डल होती हैं दो, एक इधर होती है, एक इधर होती है। क्लियर? तो दो हो गए। ये इसको बोलते हैं कॉलर बोन, या इसी को बोलते हैं क्लेविकल बोन, कॉलर बोन या क्लेविकल बोन, क्लेविकल या
कॉलर बोन, ये भी 2 होती है भाई, एक इधर एक इधर। कॉलर बोन जितनी ज़्यादा चौड़ी होती है उतना ज़्यादा आपका सीना 56 इंच चौड़ा हो जाता है, ठीक है। चौड़ी होती है इसीलिए पुरुषों में ये ज़्यादा चौड़ी होती है। आगे समझ में। अगला भाई चौड़ा होगा तो कॉलर बढ़िया रंगबाजी से सेट वेट करके जाएंगे टाई भाई, तो इसीलिए लोग देखेंगे ज़्यादा। और किसको दिखाना है आपको सभी को पता है, किस लिए लड़के किस लिए सजते हैं, लड़के किस लिए सजते हैं सभी को पता है, ठीक। तभी तो देखेंगे टाई वाला जब जाओगे यार, ठीक। क्लेविकल या कॉलर बोन इसको बोलते हैं। ये आप देखें यहाँ पर ये होती है हड्डियाँ, आप देखिए हाथ लगाइए, ये होते हैं, इसको क्लेविकल या कॉलर बोन बोलते हैं। क्लियर। आगे लड़कियों में यही थोड़ा कम सक्रिय होती है, चौड़ी कम होती है। एक होता है पेल्विक गार्डिल, पेल्विक गार्डिल, पेल्विक गार्डिल, ये भी 2 होती है। पेल्विक गार्डिल का आप चित्र में देखिए स्क्रीन में, हिप बोन, ये पेल्विक गार्डिल को ही हिप बोन बोलते हैं। हिप या पेल्विक गार्डिल एक ही है। तो उसमें देखिए एक राइट हैंड से होता है, एक लेफ्ट साइड से, तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं ऐसे। उनके बीच आप एक गैप देख रहे हो, गोल गोल गैप। इससे भी पता चलता है ये फीमेल स्केलेटन है कि मेल स्केलेटन है। कैसे? फीमेल में जो बीच वाला एरिया है जो गोल गोल, वो ज़्यादा चौड़ा होता है। रीज़न क्या है? वो महिलाओं को गर्भ धारण करना होता है, जिसकी वजह से उस एरिया को ज़्यादा चौड़ा बनाया जाता है, ठीक है, ताकि वहाँ गर्भ आसानी से ठहर सके, या वहाँ पर जो गर्भाशय होता है वो वहीं पर होता है, इसलिए उस एरिया बड़ा होता है। पुरुषों में ऐसा गर्भ धारण करने का कोई ऐसा सिस्टम है नहीं, वो ट्रांसजेंडर अपना करा लें, यानी गर्भ जो है, गर्भाशय जो यानी यूट्रस जो है आप ट्रांस कर लें, ट्रांसप्लांट कर लें, महिला को निकाल के पुरुषों में डाल दिया जाता है, तो बात अलग हुई, जन्म देने लगे। नहीं तो अन्यथा ऐसी कोई भी विधि नहीं भगवान ने दी। इसलिए पुरुषों में जो एरिया होता है जो गोल वाला, वो थोड़ा सकरा होता है महिलाओं के अपेक्षा। इसलिए इससे ही पता चलता है कि पुरुष का स्केलेटन है या महिला का स्केलेटन है। आए समझ में? हो गए 6 हो गए, 120 हो गए, टोटल 126 बोन हो गई। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, वरना लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा तो मज़ा फिर नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ आया होगा। इसके आगे हम कुछ जॉइंट वगैरह देख लेंगे, मसल्स देख लेंगे, अगले लेक्चर में समाप्त कर देंगे स्केलेटन, ठीक है। बहुत बड़ा हो जाता है तो मज़ा नहीं आता है, नहीं आपको, मुझे क्या, मैं तो पढ़ा दूंगा, लेकिन आप जब बड़ा लेक्चर देते हो तो अपने आप ही आप बोरिंग हो जाते हो। इसलिए मैंने मैं ज़्यादा बड़े लेक्चर क्रिएट नहीं, फिर भी घंटे भर का या 40 से 45 मिनट से बड़ा कोई लेक्चर नहीं होता है, या हो भी जाता तो मतलब घंटे भर से अंदर ही रखता हूँ। रेयर ऐसे लेक्चर होंगे जो घंटे भर के, मुझे लगता है कि अब छोटा है, अगला बनाएंगे बुद्धि भर का बनेगा, उसमें मज़ा आएगा नहीं। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।